हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। ये कॉन्टिन्यूटी आपका क्लास 12 का स्टार्ट करने वाले हैं, तो दिल थाम के देखते रहिए। बड़ा मजेदार एक्सरसाइज है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एक्सरसाइज का कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी ये जो वर्ड आया है वो कंटिन्यूअस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है लगातार, नो गैप, नो ब्रेक। यही हमारा कॉन्टिन्यूटी का मतलब है। तो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे हम लोग काम ऐसे भी करते हैं जो लगातार करते हैं, बहुत सारे काम ऐसे भी करते हैं जो ब्रेक ले लेके करते हैं। तो ऐसा काम जिसको हम बिना रुके हुए करते हैं वो हमारा लगातार वर्क कहलाता है। लेकिन ऐसा काम जिसपे हम लोग थोड़ा सा समय टाल दिए, फिर कुछ दिन के बाद फिर से स्टार्ट किए, तो ये काम हमारा डिसकंटिन्यूअस काम होगा। तो अब मैथ्स का बात करेंगे कि आखिर मैथ्स में ये कॉन्टिन्यूटी कहाँ आ रहा है, किसका कॉन्टिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे। तो दरअसल मैथ्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन। तो ढेर सारा फंक्शन होता है। तो फंक्शन को हम लोग चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले उस फंक्शन का हमें ग्राफ मालूम होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ग्राफ है। ये ग्राफ हमारा कौन से फंक्शन का है, साइन एक्स का, y इक्वल टू वाई या तो फिर एफ एक्स इक्वल टू, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। तो ये ग्राफ देखो, हम यहां से स्टार्ट किए, मान लो यहां से स्टार्ट किए, तो ग्राफ हमेशा देखो इस तरह से चलते जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब एक बार अगर हम पेन को लगाएं और फिर चलते रह गए, कहीं भी पेन हमारा उस ग्राफ को बनाने में रुका नहीं, तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये हमारा फंक्शन एफ एक्स या तो y इक्वल टू साइन एक्स कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो हम यहां से पेन उठाए और कहीं भी ये रुका नहीं है, एक बार पेन हम लगा दिए, ये चलते रह गया। अब जैसे एक और फंक्शन है, मान लो कोई फंक्शन है, पता नहीं वो फंक्शन क्या है, लेकिन उसका ग्राफ कुछ इस ढंग से बन रहा है, यहाँ रुक गया, फिर यहाँ से स्टार्ट ये हो गया, फिर y इक्वल टू एफ एक्स, कुछ इस ढंग से। ये हमारा ग्राफ है। तो क्या इस ग्राफ को बनाने में हम एक बार पेन का प्रयोग किए तो क्या एक बार में बन गया? देखो यहाँ पर आए, फिर रुकना पड़ा, फिर हमको पेन जब तक नहीं उठाएंगे तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा क्या? तरह स्टार्ट नहीं होगा। तो ये ग्राफ हमारा कैसा ग्राफ है? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। ये फंक्शन कैसा हुआ? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। तो एक बात तो हम लोग अब समझ चुके हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये हम बहुत आसानी से बता सकते हैं अगर उस फंक्शन का ग्राफ हमको दे दे। तो अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम बना लिए या ग्राफ दिया हुआ है, तो उस ग्राफ को हम लोग देखकर बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन हम लोग इस एक्सरसाइज में ग्राफ से चेक नहीं करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। हम लोग मैथमेटिकली चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले ढेर सारा हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ एक हम ग्राफ लिए हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक फंक्शन है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ कुछ इस ढंग से, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ इस ढंग से, वाई इक्वल टू एफ एक्स, मान लो कोई फंक्शन है। तो जैसा कि ग्राफ से पता चल रहा है, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन अगर हम पूरे यहां से यहां का बात करें तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब किसी पार्टिकुलर पॉइंट के बात करें, हम पॉइंट ए पर बात कर रहे हैं, पॉइंट बी पर बात कर रहे हैं और पॉइंट सी पर बात कर रहे हैं कि ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। वैसे अगर हम जनरल देखें, पूरा पूरा ग्राफ का बात करें, अगर यहां से स्टार्ट करते हुए यहां तक का, तो डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर बात है, जैसा कि ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हम अगर आपको पूछते नहीं दोस्त, इस ग्राफ को पॉइंट ए पर जहां x इक्वल टू ए है, उस पॉइंट पर ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, इसको बताना है। तो ये चीज हम लोग को एक्सरसाइज में करना है। पूरे क्वेश्चन का बात नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना है कि उस पॉइंट पर यह तुम्हारा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। जैसे x इक्वल टू ए यहां पर है, देखो
यहाँ ये तुम्हारा आपका डार्क हुआ है पूरा, ये इधर से जा रहा है भैया और निकल गया है। क्या हमें इस पॉइंट से पास होने पे कहीं भी पेन उठाने का जरूरत पड़ रहा है? ए पॉइंट पे पास होने के लिए, ए पॉइंट से पास होने के लिए क्या हमें यहाँ पे अपना पेन उठाना पड़ रहा है? क्या नहीं उठाना पड़ रहा है ना? तो ये इस ए पॉइंट पर ये ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस कहलाए। अब बात करते हैं x इक्वल टू बी पर। अब बी पर यहां देखो, इधर से आए, बी से गुजरना चाह रहे थे लेकिन यहां आके रुक गए, और बी के सीधा में ही ऊपर से फिर से यहां से जाना पड़ेगा, तब हम लोग बी से गुजर जाएंगे, क्योंकि हम तो इधर से जा रहे थे, रुकना पड़ा। और इसके सीधा में ही बिल्कुल ऊपर, इसके देखो यहां से अगर ऐसे हम करें तो बिल्कुल इसी के सीधा में है ना, तो क्या हम गुजर पाए? नहीं, हमें रुकना पड़ा। इसीलिए बी पॉइंट पर यह ग्राफ हमारा क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब x इक्वल टू सी पर बात कर रहे हैं। हम इधर से चलते हुए आ रहे थे, झूमते हुए मचलते हुए, यहाँ पे थोड़ा सा देखो गड्ढा है भैया, ये गड्ढा है, इस गड्ढा पे तुम्हें रुकना पड़ेगा, उछल के जाना पड़ेगा, वरना गिर जाओगे, खाई में चले जाओगे। तो सी पॉइंट पर भी हम इस तरह से घिसते हुए आगे नहीं निकल पाए, हमें यहाँ रुकना पड़ा और फिर बाद में यहां से चलना पड़ा। इसीलिए इस पॉइंट पर भी, हमारा पॉइंट सी पर भी यह ग्राफ क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो एक ही ग्राफ है, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर। दो पॉइंट बी और सी पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है। अगर इस पूरे ग्राफ का बात करें, पूरे फंक्शन का बात करें, तो यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। एक बार कंटिन्यूअस है, यहां भी कंटिन्यूअस होगा, उससे मतलब नहीं है। अगर ये पूरा का बात करें तो हमें यहां पर ये फंक्शन का ग्राफ जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस नहीं बोला जाएगा। कंटिन्यूअस तब बोला जाएगा जब वो कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा। ये फंक्शन हमारा पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है, लेकिन पॉइंट बी पर डिसकंटिन्यूअस है, पॉइंट सी पर भी डिसकंटिन्यूअस है। तो जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमें ग्राफ से क्वेश्चन को नहीं बनाना है, क्वेश्चन को हमें मैथमेटिकली बनाना है, हमें ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करना है, फिर भी चेक करके बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक पार्टिकुलर पॉइंट दिया रहेगा कि हमें x इक्वल टू ए पर चेक करके बताना है कि इस पॉइंट पर ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें तीन वैल्यू निकालना होगा, x से पहले, x से बाद, और a के पहले और a के बाद, और बिल्कुल a वाला पॉइंट पर अगर तीनों वैल्यू सेम आ रहा है। जैसे ऐसे सोचो, ये हमारा कुछ इस ढंग से गया है, और ये x इक्वल टू ए मान लो, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। अगर हम बहुत छोटा वैल्यू का बात करें तो इसका मतलब a से थोड़ा अगर हम कम कर दें x का वैल्यू, जैसे x का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 इस तरह जाता है, मान लो a पॉइंट पर आया है, a से अगर हम थोड़ा सा छोटा कर दें तो इतना छोटा करें, इतना छोटा करें कि बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमें जूम करके देखेगा तब वो डिस्टेंस पता चलेगा, बिल्कुल हल्का सा फर्क, a माइनस लगा दिए और फिर a प्लस कर दिया, मतलब a से हल्का सा ज्यादा, मतलब x इक्वल टू ए है ना, इससे हल्का पीछे हल्का ज्यादा, तो हमें यहाँ पे सेम वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू मिल जाएगा। लिमिट में नहीं देख रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, कंटिन्यूटी में लिमिट का ही प्रयोग होने वाला है, उसमें x टेंस टू 1 रहता था, और हम लोग x टेंस टू 1 में 1 माइनस कर देते थे, 1 प्लस कर देते थे, मतलब 1 में इतना माइनस किए हैं 0.00000001, या तो फिर 1 प्लस 0.00000 कुछ, तो पता ही नहीं चलेगा कि कम हुआ कि ज्यादा हुआ, सो नेग्लिजिबल वैल्यू। तो अगर सेम सेम वैल्यू आ जाता है इसका लेफ्ट साइड पे, इसका राइट साइड पे, और बिल्कुल इस पॉइंट पे, जैसे x इक्वल टू ए हम इस फंक्शन पर रख देंगे, a माइनस इस फंक्शन पर रख देंगे, a प्लस इस फंक्शन पर रख देंगे, और तीनों वैल्यू सेम आ जाएगा, तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। अगर तीनों हमारा सेम नहीं आएगा तो वैल्यू हमारा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। जैसे अगर हम 8x इक्वल टू ए पर चेक करना चाहें, तो a से छोटा वाला वैल्यू को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL इक्वल टू, अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो गए कि RHL मतलब राइट हैंड वैल्यू, और फिर ए पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन जिसको बोलेंगे, अगर ये तीनों बराबर हो गया
तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो LHL को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। LHL में लिमिट में अगर फर्स्ट ईयर आप लोग क्लास 11 पढ़े हुए हैं तो वहां तो लिमिट हम लोग पढ़े हुए थे। लिमिट एग्जिस्ट कब करता था? जब LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होता था। तो LHL में जो लिमिट दिया रहेगा इसको हम लोग लिमिट मान के चलते हैं। इसमें माइनस लगा दिए, मतलब LHL का बात कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू a प्लस fx और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों अगर बराबर हो जाता है तो हमारा, तो इस पॉइंट पर हमारा x इक्वल टू a पर, क्योंकि यहाँ देखो ग्राफ से ही पता चल रहा है, हम ग्राफ देख के बता रहे हैं कि डार्क है, इसलिए fx इज क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू a पर। लेकिन अगर x इक्वल टू b का बात करें तो ये तो तुम्हारा LHL यहाँ है यार। देखो x इक्वल टू b रखे हैं हम लोग, तो LHL निकालेंगे तो b माइनस पर, b माइनस मतलब यहाँ कुछ यहाँ का वैल्यू होगा y, और अगर हम b से बढ़ा दें तो ये तो तुम्हारा ऊपर यहाँ चला गया, ये तो कम बेसी हो गया ना, ज्यादा कम कम हो गया, तो तुम्हारा वैल्यू तो सेम आने वाला नहीं है। तो हम लोग अगर हम इस पॉइंट का बात कर रहे हैं 8x इक्वल टू b पर, LHL बराबर नहीं है RHL, ये दोनों में ही काफी है प्रूफ करने के लिए। LHL मतलब लिमिट x टेंस टू b माइनस fx तुम निकालो, ये बराबर नहीं है किसके? लिमिट x टेंस टू b प्लस fx के। देख, क्योंकि अगर हम b से कम वैल्यू रखते हैं LHL के लिए, b माइनस करते हैं, b में थोड़ा ना थोड़ा तो कम पीछे आया ही होगा, तो इसका वैल्यू fx मतलब y का वैल्यू कुछ इधर आएगा, मान लो यहाँ पे 4 है और इसके मान लो यहाँ पे 6 है, तो कम हो जाएगा ना यार। जब हम लोग कम लेंगे, b माइनस लेंगे तो 4 ही देगा, लेकिन जब b प्लस लेंगे तो इसका थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 6। तो क्लियर है कि यहाँ पे LHL RHL वैल्यू अलग अलग आ जाएगा, इसलिए बी पॉइंट पर यही ग्राफ हमारा क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। उसी तरह सी पॉइंट पर भी देखो LHL लेंगे तो यहाँ रहेगा, ये देखो इधर RHL में यहाँ ऊपर से जाएगा, क्योंकि यहाँ एक गैप है, एक खाई है, तो सी पॉइंट पर भी LHL RHL बराबर नहीं आएगा, तो सी पॉइंट पर भी हमारा क्या हो जाएगा? ग्राफ। इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। 8 किस पॉइंट पर? x इक्वल टू b पर, c पर भी ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ये था इसका ग्राफिकल मीनिंग कि ग्राफ देखकर कोई फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब बता सकते हैं और फिर उसको मैथमेटिकली कैसे बनाना है। तो मैथमेटिकली अभी और सारा हम लोग चर्चा करेंगे, लिमिट का भी चर्चा करेंगे, बस आपको देखते जाना है, सीखते जाना है, क्योंकि थ्योरी पोर्शन आपका बेस पोर्शन होता है, इसको खूब बढ़िया से आप नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन बना के आपको फायदा नहीं होगा। तो अगर 20% 30% भी आपको थ्योरी समझ में आ रहा है तो सोचिए कि आप सही डायरेक्शन में हैं। अब आते हैं कॉन्टिन्यूटी इन AB। AB यहां देखो ओपन इंटरवल में है और यहाँ पे AB जो है क्लोज इंटरवल में है। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर हम यहाँ पे शुरुआत वाला पॉइंट को x इक्वल टू a मान लें और बाद वाले पॉइंट को x इक्वल टू b मान लें, तो ये ग्राफ a से b पर ओपन में है, मतलब a यहाँ पे ओपन में है, b भी ओपन में है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। मान लो ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू fx है, ओपन इंटरवल AB पे, क्योंकि A पर यहाँ खाई बना हुआ है, B पर यहाँ पे खाई बना हुआ है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसलिए fx इज क्या है? कॉन्टिन्यूअस है इन कहाँ पे? ओपन इंटरवल AB पर। इस ग्राफ को देखिए कि अगर हम इसको x इक्वल टू a मान लें, अगर हम इसको x इक्वल टू b मान लें और ये ग्राफ हमारा y इक्वल टू fx, कोई फंक्शन ऑफ x का होगा ग्राफ, वो फंक्शन मालूम नहीं क्या है, लेकिन मान लो ऐसा ग्राफ है किसी फंक्शन का, तो A पर डार्क है, बिल्कुल यहाँ पे खाई नहीं है, और B पर भी डार्क है, तो ये पूरे A से B पर ये फंक्शन तुम्हारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इसमें A भी शामिल हो गया है, यहाँ A शामिल नहीं हुआ, A के बाद अगर कोई पॉइंट आया यहाँ पे D E F G K दिस डायट, जो भी पॉइंट आएगा इसके बीच का आएगा, इसलिए ओपन में है। A और B शामिल नहीं है, A पर कंटिन्यूअस नहीं है और B पर भी कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन यहाँ A पर भी कंटिन्यूअस है
और बी पर भी कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ साइड खाई नहीं है तुम्हारा, है ना। तो इसलिए एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पर इन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। तो और देखते हैं आगे, अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कॉन्टिन्यूटी को कोई भी फंक्शन का अगर ग्राफ दे दिया तो ग्राफ देख के बता सकते हैं, स्पेशल पॉइंट पर भी बता सकते हैं, और मैथमेटिकली कैसे बनाना है, हमें LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा। अगर तीनों बराबर आता है तो कंटिन्यूअस होगा। तो कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी एट ये पॉइंट, वो कंडीशन क्या है जो पीछे हम लोग लिख लिए हैं, फिर से उसको लिख लेते हैं कि इफ अगर लिमिट मान लो 8x इक्वल टू ए पर हम लोग बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ये इक्वल है वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा। या तो फिर इसी चीज को हम लोग दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, a माइनस को बहुत कोई लड़का a माइनस एच से दिखाता है, यहाँ h कोई स्मॉल वैल्यू है, नेग्लिजिबल वैल्यू है। क्लास 11 में लिमिट में आप लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए होंगे इसके बारे में, लिमिट x टेंस टू a प्लस एच एफ एक्स और फिर एफ ए, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर ये तीनों बराबर हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा। या तो फिर और शॉर्टकट में लिखना चाहो तो इसी को हम लोग बोलते हैं LHL, ये आपका है RHL और ये आपका है वैल्यू ऑफ फंक्शन। और में आप जैसे भी निरूपण कर सकते हैं, हम ये वाला लेके चलेंगे, है ना, जब क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगर LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो जाता है इफ देन fx इज कॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू a पर। हम लोग a मान के चले थे, a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 ABCD, है ना। तो ये आपका था कंडीशन। फिर आगे आते हैं, लिमिट का चर्चा कर लेते हैं हम लोग। लिमिट, ये बात हम लोग क्लियर हो चुका है कि कॉन्टिन्यूटी लिमिट से ही आया है, लिमिट का ही प्रयोग होने वाला है, बिना लिमिट के कॉन्टिन्यूटी बनने वाला नहीं है। क्लियर हो चुका है, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा LHL, हमें निकालना पड़ेगा RHL, तो निकलेगा कैसे, लिमिट से, जैसा कि अभी लिख रहे थे। तो लिमिट को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग क्लास 11 में समझ चुके हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर वहां पे खूब बढ़िया से नहीं सीख के आए हैं तो मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं लिमिट का। लिमिट होता क्या है, लिमिट में आपको एक सिंबल जान के रखना पड़ेगा। ये हमारा है x टेंड्स टू 1, हम इसे क्या पढ़ते हैं, x टेंड्स टू 1। ये सिंबल आप लोग खूब बढ़िया से जान रहे होंगे, इसको पढ़ना भी जानते होंगे। ये x टेंड्स टू 1 है, और इसका मीनिंग क्या है वो भी जान रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं। मान लो यहाँ पे 1 है, ये 0 है, यहाँ पे 2 है। x टेंड्स टू 1 का मतलब होता है, जैसे x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि x 1 के बराबर है, बिल्कुल 1 के बराबर है, लेवल ना कम ना ज्यादा, 1 के बराबर है। लेकिन x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 1 का मतलब है कि x 1 के बराबर नहीं है, तो क्या है, कुछ कम है या कुछ ज्यादा है, और इतना सूक्ष्म कम है कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अरे छोड़ो हटाओ। जैसे मान लो कोई लड़का को हम 1 लाख उधार दिए हैं, कितना उधार दिए, 1 लाख। अब वो हमको कितना लौटा रहा है बाद में, 99,999 रुपया लौटा दिया। तो 1 रुपया हमारे लिए कोई कीमत नहीं रह गया कि चलो छोड़ो हटाओ यार मत देना। या तो फिर उसके पास चेंज नहीं था, 1 लाख 1 रुपया हमको दे दिया,
हमें तो 1 लाख ही देना था, लेकिन वो बदले में क्या 1,01,000 दे दिया, तो क्या उसको ज्यादा माना जाएगा? जब उतना बड़ा अमाउंट का बात है तो 1 रुपया को हम लोग क्या सोचते हैं कि फालतू है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह यहां से है x टेंस टू 1 का मतलब 1 में इतना छोटा कम है, जिसे अगर हम ऐसे लिख दिए x इक्वल टू 0.999999 ऐसे लिख दिए। अब सोचो यार, इसको एक ना बोलूं तो क्या बोलूं मैं, और एक बोलूं तो भी कैसे बोलूं, दोनों बात है कि इसको एक बोल दूं तो कैसे बोल दूं, ये तो 1 से कम है। लेकिन अगर इसको एक ना बोलूं तो फिर क्या बोलूं, है ना? तो यही है हमारा टेंस टू 1, x टेंस टू 1 मतलब 1 है फिर भी 1 नहीं है, और 1 में इतना कम है, इतना कम है कि जिसको हम लोग छोड़ो हटा वाला कैटेगरी में रख लेते हैं, और इसी को लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस। अब x टेंस टू 1 मतलब 1 नहीं है तो कोई जोड़ी कम ही नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे x इक्वल टू अगर इतना हो गया 1.0000000010000, देखो इस तरह से जा रहा है, ये देखो यहाँ कितना डेसिमल के बाद एक आया है। मतलब अगर मेरा हाइट नापना है ना, और एक बाल में काट दूं और अब बोलूँ अब नाप के दिखा मैं कितना छोटा हो गया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक बाल से मेरा हाइट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो उसी ढंग से कि अगर x में हम एक में कितना इतना सा बढ़ा दिए, तो इसको किस हिसाब से मैं एक से ज्यादा बोल दूं और किस हिसाब से मैं इसको एक बोलूं, दोनों कंफ्यूजन वाली बात है ना। तो यही तो है लिमिट। हम इसको क्या बोलेंगे? x टेंस टू 1। तो x टेंस टू 1 का मतलब, x टेंस टू 1 का मतलब 1 से कम भी हो सकता है, x 1 से ज्यादा भी हो सकता है, यही लिमिट है। x टेंस टू 1 यही मतलब बता रहा है। अब फिर आगे हम लोग देखते हैं, लिमिट बनाने के लिए हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। जैसे मान लो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, x प्लस 2 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्लास 11 में बहुत आराम से इसका वैल्यू निकालते थे। x के जगह पर 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना, 3 बैठा देना है, ये हमारा आंसर हो जाता था। यही ना था लिमिट। लेकिन मान लो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटा में x माइनस 1। अब हमें लिमिट बैठाना है, तो हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे लिमिट दिया रहेगा x टेंस टू 1 है, तो x के स्थान पर हम लोग बैठा देंगे, तो कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 और बटा में 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 और बटा में 1 माइनस 1, यानी कि 0 बटा 0। और बहुत आदमी इसको 0 लिख देता है, जो कि गलत माना जाएगा। ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि लिमिट बोलता है कि कभी भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आना चाहिए। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है भैया? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है 0/0 नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ये सब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के अंतर्गत आता है। तो इसको अगर कोई इस ढंग से बना रहा है तो वो गलत माना जाएगा, ये गलत हो चुका है। ये सही है, ये आपका रॉन्ग हो चुका है। तो इसीलिए लिमिट में हम लोग बनाने से पहले क्या करेंगे? डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। जैसे ये सब अभी बैठा दिए, क्या हुआ? डायरेक्ट अप्लाई कर दिए, यहाँ पे बैठा दिए, डायरेक्ट अप्लाई कर दिए। और डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया तो फिर उसे डायरेक्ट लिमिट से हम लोग नहीं बना सकते, उसके लिए ढेर सारा नियम कानून भी है, वो बताते हैं यार। तो पहले हम लोग इन डिटर्मिनेंट फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म याद नहीं रखना है आपके बुक में। तो हमें लगता है कि एक 0/0 मिलने वाला है और फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई किए हैं और ये सब मिल गया, तो हमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करना है। वो क्या करना है हम बताएंगे अभी। या तो आपको 0 के पावर 0 नहीं मिलना चाहिए, फिर आपको इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी नहीं मिलना चाहिए, फिर आपको इन्फिनिटी के पावर 0 नहीं मिलना चाहिए, और सातवां छठा 1 के पावर इन्फिनिटी नहीं मिलना चाहिए। ये सब आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के अंतर्गत आता है। एक और लिखा देता हूँ, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ये आपका है इनडिटर्मिनेंट टर्म्स।
तो ये सब लिमिट में क्यों बता रहा हूँ, बता रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूटी में आपका प्रयोग होने वाला है, लिमिट का सारे कॉन्सेप्ट प्रयोग होने वाला है। तो समझ लो, फिर से मैं मौका दे रहा हूँ, जो गलतियां हो चुकी है तुमसे सुधार लो। तो ये आपका है इनडिटर्मिनेट फॉर्म कि अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, 0/0 नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, 0 के पावर 0 नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी के पावर 0 नहीं आना चाहिए, 1 के पावर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अगर ये सब टर्म आपको मिलते हैं तो फिर आपको कुछ रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहला रूल है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन। दूसरा रूल है फैक्टराइजेशन। और तीसरा रूल है स्पेशल स्पेशल फॉर्मूला, तो स्पेशल रूल है ना। ये 3 तरीके से बनाना है आपको। तो रेशनलाइजेशन बहुत इजी है कि अधिकतर सवाल इसमें रूट वाले सवाल रहेंगे, रूट वाले सवाल में अधिकतर रेशनलाइजेशन लगता है, 99% सवाल रूट वाला रेशनलाइजेशन से आपका बन जाएगा। उसके बाद दूसरा है फैक्टराइजेशन। जैसे यहाँ पे अभी जो हम एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको पॉलिनोमियल दिख गया है x² - 1 x-1, तो ये काम आपको दिमाग में सोच लेना है यार कि कहीं ये 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी तो नहीं आने वाला है। एक बैठा के देखो, 1 - 1/1 0/0 आ गया, दिमाग में सोच लिया। तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल है या कोई क्वाड्रेटिक है तो इतना जानो कि उसमें फैक्टराइजेशन ही लगने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 1, फैक्टराइजेशन ये देखो x² - 1² के फॉर्मूला में है, तो x-1 और x+1 इसको लिख सकते हैं, a² - b² वाला फॉर्मूला, और बटा में फिर x-1। बचा कितना, लिमिट x टेंड्स टू 1 x+1। अब डायरेक्ट लिमिट बैठा दो, 1 + 1 कितना हो गया, 2, आंसर हो गया। तो रेशनलाइजेशन अधिकतर सवाल रूट वाले रहेंगे, ये बात जान लो। फैक्टराइजेशन अगर आपको कोई पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक दिखता हो तो कंफर्म रहो, और 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा हो तब का बात कर रहे हैं, उसमें फैक्टराइजेशन लगेगा। और तीसरा स्पेशल रूल। स्पेशल रूल के लिए एक स्पेशल फॉर्मेट का होना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारा स्पेशल रूल में जो क्वेश्चन है कुछ इस ढंग से नजर आएगा, x टेंड्स टू a xn - an/x - ये। बिल्कुल यही फॉर्मेट अगर नजर आ रहा है या इस फॉर्मेट में तुम बना सकते हो क्वेश्चन को, तब स्पेशल रूल का फॉर्मूला होता है n × a n-1। ये आपका था लिमिट का इनडिटरमिनेट फॉर्म। और लिमिट को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, स्पेशल रूल। क्लियर बात? और आगे आते हैं हम लोग और ज्यादा कुछ सीखते हैं। अब लिमिट में हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी स्पेशल फॉर्मूला है। तो कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। सम फॉर्मूलाज फॉर लिमिट। लिमिट के लिए कुछ कुछ फॉर्मूला जो हम लोग को याद रखना है। पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x = 1 होता है। जो एंगल है वही चीज डिवीजन में होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x = 1। तीसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x = 1। तो ये 3 फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अब सोचता होगा कोट कहाँ गया, सेक कहाँ गया, कोसेक कहाँ गया, दरअसल उसको हम लोग साइन कोस टेन में ही कन्वर्ट कर लेंगे। फिर आपको याद रखने हैं चौथा नंबर में लिमिट x टेंड्स टू 0 ax - 1 डिवाइडेड बाय x = log a। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अगर इस फॉर्मेट में आपको सेट करना है या पहले से नजर आ रहा है तो उसको डायरेक्ट हम लोग कितना लिख सकते हैं, log a। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x डिवाइडेड बाय x
इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस 1 बाई एक्स, अगर इस फॉर्मेट में है आपको सेट किया हुआ तो इसका भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। सातवां, लिमिट x टेंस टू 0, अगर 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स है तो इसका फॉर्मूला ई हो जाता है। कुछ इस ढंग से कुछ विशेष फॉर्मूला था जिसको आपको याद रखना है। अब ये पूरा कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए जितने सारे बेसिक बात था हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अगर आपको थ्योरी से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समझ नहीं सकते हैं अगर हम इसका कुछ एग्जाम्पल नहीं कर लेते हैं तो जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, जब हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा बात। फिलहाल इतना ही, अगला वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को बनाएंगे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।